नमस्कार, मैं हूं सुरभि पांडे और हेल्थिंग के स्पेशल प्रोग्राम जुग जुग जियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हेल्थिंग हर हफ्ते जुग जुग जियो के इस खास प्रोग्राम में लेकर आता है सेहत से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान। और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। ये बीमारी दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रही है और अब उत्तर भारत में भी ये तेजी से फैलने लगी है। इसलिए आज हमने चर्चा के लिए जिन्हें आमंत्रित किया है वो पैनक्रियाटाइटिस के इलाज के मामले में देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश जी। वैद्य जी, आपका हेल्थिंग जुग जुग जियो में बहुत बहुत स्वागत है। पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश जी ने पैनक्रियाटाइटिस के इलाज में बड़ी सफलता हासिल की है और आयुर्वेद में इनके इस खोज की मान्यता लगातार बढ़ रही है। तो वैद्य जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पैनक्रियाटाइटिस एग्जैक्टली होता क्या है? पैनक्रियाटाइटिस क्या है? जी, पैनक्रियाटाइटिस दो शब्दों से मिलकर बना है, पैनक्रियाज एंड टाइटिस। तो जी। कॉमन भाषा में जैसे टॉन्सिलाइटिस होती है तो पता चलता है कि टॉन्सिल में सूजन, डर्मेटाइटिस मींस स्किन में सूजन है। तो इसी तरह पैनक्रियाटाइटिस, इससे पता चलता है कि पैनक्रियाज में होने वाली एक सूजन है जिसका नाम है पैनक्रियाटाइटिस। जी, ओके। तो पैनक्रियाज के सूजन को हम पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। तो अब जरा इसके आप लक्षण के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। जी, ये बीमारी एक हॉरर मूवी की तरह अचानक अच्छा। किसी को भी पेट के हाँ। ऊपरी हिस्से में दर्द होगा। 90% केसेस में अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत तेजी से दर्द होगा और वो कई बार बैक में जाएगा और इसके साथ नौजिया और उल्टी हो सकती है। और ये दर्द इतना जबरदस्त होता है कि नॉर्मल पेन किलर इसमें काम नहीं करते हैं और 2 दिन तक ये पेन चल सकता है। तो ये एक इसका सामान्य लक्षण है जो 90% लोगों में मिलता है। उसके अलावा अचानक वजन कम होते रहना, वजन कम हो रहा है, कोई उसमें दर्द नहीं होगा, वजन कम होता रहता है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो टेस्ट करके पता चलता है। तो कई बार 2 कारण होते हैं कि उसकी अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर होती है और उस ब्लड शुगर से वजन कम हो रहा है, या दूसरा उसके स्टूल में फैट आने लगता है। तो स्टूल में फैट आने लगेगा और वजन कम हो जाएगा। तो अनसिम्टोमेटिक, नॉन सिम्टोमेटिक है। 90% में पेट का दर्द जो कमर में जा रहा है या उल्टी के साथ हो रहा है, और 10% में अचानक वजन कम होना और अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर होना, ये इसके लक्षण होते हैं। अच्छा, तो स्टूल में किस तरीके से फैट आ जाता है? मतलब फैट इसलिए आने लगता है कि पैनक्रियाज में जब सूजन आ जाती है तो इसके अंदर 2 तरह के एंजाइम्स बनते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। और पैनक्रियाज हमारी बॉडी में इंसुलिन के द्वारा शुगर को रेगुलेट करता है और फैट को भी रेगुलेट करता है। तो जब पैनक्रियाज में सूजन हो जाती है तो इसके एंजाइम्स बाहर नहीं आ पाते हैं और ये अंदर ही अंदर बॉडी को खाने लगते हैं। तो ऐसे समय में मरीज का फैट का पाचन नहीं होता है और वो स्टूल में से निकलने लगता है। अच्छा, अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो मैं आपसे तीसरा सवाल ये पूछना चाहूंगी कि ये बताइए कि पैनक्रियाटाइटिस का जो डायग्नोसिस है वो किस प्रकार होता है, वो कैसे होता है? जी, पैनक्रियाटाइटिस का डायग्नोज थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पेट में दर्द तो गाये बेगाये हर एक को होता है, किसी को भी साल में 1-2 बार हो ही जाएगा। तो हर वो तो पेट का दर्द नॉर्मल ही है, कई लोगों को होता है। हाँ जी, इसीलिए कई बार किसी को पेट का दर्द हुआ पैनक्रियाटाइटिस का तो कुछ लोग 24 घंटे भी जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि उसका डायग्नोज ही नहीं हो पाता है या वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसके डायग्नोज के लिए जरूरी है कि अगर कोई पेट में दर्द हो रहा है और अपने आप दवा ना खा के तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए, खासकर ऊपरी हिस्से में और पीछे जा रहा है। और इस समय में एक विशेषज्ञ जो पेट रोग विशेषज्ञ है जिसको पैनक्रियाटाइटिस रोग के बारे में पता है और उसके अलावा भी पेट की बीमारियों के बारे में पता है, वही कुछ ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड या MRCP, MRI, CT स्कैन के द्वारा ही इसका डायग्नोस संभव है।
केवल मरीज की नब्ज देख के या उसकी शक्ल देख के या सिम्टम के आधार पर इसका डायग्नोज होना, प्रॉपर डायग्नोज होना संभव नहीं। हाँ, बिल्कुल क्योंकि अगर नॉर्मल एक बहुत ही साधारण पेट में दर्द हो रहा है किसी को भी, तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और ये जानकारी आपने दी, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आपको अगर मामूली सा भी पेट दर्द होता है, तो आप उसको थोड़ा-सा सीरियसली लीजिए, क्योंकि जैसा कि वैद्य जी ने कहा कि ये जानलेवा भी हो सकता है। तो वैद्य जी, आपसे एक चौथा सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि डायग्नोसिस के बाद लोगों के लिए जानना भी ज़रूरी है कि आखिर पैनक्रियाज़ में सूजन की वजह क्या होती है? तो क्या होता है पैनक्रियाटाइटिस? जी, पैनक्रियाज की ये बीमारी बहुत पुरानी नहीं है, हमारे वेदों में इसका उल्लेख नहीं है, आयुर्वेद में भी उल्लेख नहीं है, परंतु जो पहला केस है इसका 1652 में, 1652 में एक डच अच्छा। साइंटिस्ट ने इसको विदेशों में ढूंढा। हिंदुस्तान में 1937 में एक अंग्रेज डॉक्टर ने इसके बारे में खोजा था। तो ये बीमारी अब धीरे-धीरे ये बीमारी इतनी फैल गई है कि 2016 का जो आंकड़ा है, उसमें करीब 1 करोड़ लोग आज दुनिया में इस बीमारी से प्रभावित हैं। तो ये बीमारी होती क्यों है, इसके बारे में विभिन्न मत हैं और जो दुनिया में माना जाता है उसका नाम है टिगारो, टी फॉर टॉक्सिन्स, और उस टॉक्सिन्स में अल्कोहल का नाम सबसे ऊपर आता है। जी। परंतु एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि ओनली 3% जो अल्कोहलिक हैं, उनको ये बीमारी होती है। तो अगर 100 लोग शराब पी रहे हैं, तो उनमें से 3% को ही होती है। पर इसका नाम दुनिया में, अगर किसी को पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर का पहला सवाल होता है कि शराब तो नहीं पीते हो? तो ऐसा ओके। दुनिया में माना जाता है। दूसरा है जी। इडियोपैथिक, कोई कारण नहीं। तो फिर है जी फॉर जेनेटिक है। हुँ, हुँ। ए है ऑटो इम्यून, कुछ लोगों को ये ऑटो इम्यून टाइप की होती है, और आर से होता है रिकरिंग एक्यूट, किसी को बार-बार अटैक होते हैं, तो उससे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस होती है। और छठा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, गॉल स्टोन हो गए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, उसकी वजह से होता है, ऐसा दुनिया में माना जाता है। परंतु आज भी ये बीमारी पूरी दुनिया में लाइलाज रहती है और इसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये बीमारी इसी वजह से होगी। आज मैं करीब 1000 मरीजों का आंकड़ा पिछले 23 साल में कर चुका हूँ, और मैं अपने आंकड़े विदेशों में भी पेश कर चुका हूँ इंटरनेशनल फोरम पर। 70% लोग वो हैं जिन्होंने कभी शराब नहीं पी। अच्छा। 80 कभी शराब नहीं पी, उनको ये बीमारी हुई। और अगर मैं इसमें से महीने में या साल भर में पीने वाले निकाल दूं, तो ये 90% हो जाएगी। तो रेगुलर शराब पीने वालों में हमको ये बीमारी नहीं मिली। और दूसरी जो है, जो तंबाकू खाने वाले हैं, हुँ, उसमें हुँ। भी करीब 80% लोग थे जिन्होंने कभी तंबाकू नहीं खाया। हुँ, हुँ। हाँ, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में इंडो पाक का मैच चलता रहता है। कभी कभी वेजिटेरियन ज्यादा, कभी नॉन जी, वेजिटेरियन ज्यादा, वो इस तरह का होता है। और एक जी, जो चौथा फैक्टर है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जेनेटिक। जी, तो जेनेटिक जी, में भी 95% लोग वो थे जिनको की ये बीमारी उनके खानदान में कभी नहीं थी। तो ये जी, बीमारी अब मैंने 4 चीजें बता दी, पर मैं इलाज कैसे करता हूँ, तो मेरा इलाज ही इसका कारण है। जिस जी, इलाज से ये लोग ठीक हो रहे हैं, जी, वही कारण है, और वो कारण बहुत सेंसिबल है, लॉजिकल है, तार्किक है कि आज हमारी जमीनें खनिज तत्वों में खत्म हो रही हैं। सोना, हुँ, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, यशद, आयुर्वेद में इनको धातु कहा जाता है। धातु मतलब जो बॉडी को धारण करती है। तो ये हुँ, हमारे कुदरत के जो इकोसिस्टम है, इसमें से गायब हो रही है। तो हमारी एक जी, दवा है जिसको हम तांबे के साथ, तांबे से बनाते हैं, और तांबे जी, को पारे के साथ और गंधक के साथ लगातार 3 साल तक इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो तांबा भी जहर है, मरकरी भी जहर है, और सल्फर भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप आराम से खा सकते हैं। पर जी, इनको जब हम 3 साल तक लगातार बनाते हैं, तो ये उस फॉर्म में चली जाती हैं जिस फॉर्म में ये जमीन में कुदरती, हमारे पेड़ पौधों में, हमारी सब्जियों में, हमारे फलों में, या हमारे एनिमल्स में होती है। जैसे मुर्गे को आयुर्वेद में ताम्रचूड़ बोला है, तांबे क्या से भरा कहते हुआ। हैं? ताम्रचूड़, अच्छा,
अच्छा। तांबे से भरा हुआ, पर आज का मुर्गा है टेरामाइसिन। तो हमारी सॉइल में से, और जी इसीलिए जब साउथ इंडिया की बात आती है तो जी। साउथ इंडिया राइस ग्रोइंग है, राइस ग्रोइंग बेल्ट में ये बीमारी बहुत होती है। हम्म उत्तराखंड के कुमाऊं एरिया में, जहां पे मैं आजकल रहता हूँ, गढ़वाल में कम है, कुमाऊं में ज्यादा है। तो हम्म। ये बीमारी राइस ग्रोइंग बेल्ट में बहुत हो रही है, क्योंकि हमारी जमीनों से मिनरल्स का डिप्लीशन बहुत हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारे भोजन में हमारे खान पान के तरीके बदल रहे हैं, परंतु जो लाइफस्टाइल मेन दवा चेंजेस हो हमारी रहे है, हैं। जी पर जो हमारी मेन दवा है वो जी खनिज तत्व पर आधारित है, तांबे से बनी हुई है। और उसकी जो हमने एनिमल स्टडीज की हैं, उसमें भी पता चला है कि उसके अंदर पैनक्रेटाइटिस को बदलने की है। तो मेरा जवाब यह है कि एक दुनिया कहती है कि 6 चीजों से होती है, परंतु उसके बाद भी बीमारी बढ़ती जाती है और बीमारी रुकती नहीं है। पर हमारे पास जो ये दवा हम बनाते हैं, जो मुझे पुरखों से मिली है और जी आयुर्वेद के रस शास्त्र पे आधारित है, तो जी। इसका इलाज ही इसका कारण है। इसका इलाज ही इसका कारण है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वैद्य जी, क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस की वजह से बहुत सारे लोग की मृत्यु हो रही है, बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं। और क्योंकि इसका डायग्नोसिस करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, कई बार पता नहीं चलता लोगों को। और तो आपने जिस तरीके से बताया पैनक्रियाटाइटिस के प्रकार, थोड़ा सा अगर आप उसको विस्तार में बताना चाहते हैं, मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि थोड़ा सा अगर आप उसको विस्तार में बता दें कि पैनक्रियाटाइटिस के कितने प्रकार होते हैं। जी, पैनक्रेटाइटिस के ब्रॉडली 2 प्रकार है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट का मतलब है सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम, कि अचानक बहुत तेज दर्द हुआ, और वो जी। दर्द ऐसा भयंकर हुआ कि मैं मिसाल दूंगा। एक हम्म। फौज के मेजर मेरे इलाज में थे, और अच्छा। उनको 3-4 अटैक आ चुके थे। और अटैक होने के बाद फौजियों को तो फौज में इलाज होना होता है, हम्म। परंतु जब जान पे पड़ती है तो फौजी साहब वहां से छोड़ के मेरे पास आए, पर उन्होंने अपने डॉक्टरों को उसके बारे में बताया कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, जी क्योंकि उनको बताना जरूरी था। खैर वो हुए, उनका इलाज हो गया, ठीक हो गए। तो एक दिन मैंने उनसे, मेजर साहब से पूछा कि मेजर साहब, ये दर्द होता कैसा है, कैसा महसूस होता है? हम्म। तो बोले, वैद्य जी, मेरे को 2 गोली लगी हुई है और 3-4 बार पैनक्रेटाइटिस का दर्द हुआ। तो हम्म। अगर मेरे से भगवान चॉइस मांगे कि मुझे पैनक्रेटाइटिस का अटैक हो कि गोली लगे, तो मैं गोली लगवाना प्रिफर करूंगा। तो समझ सकती है कि इसका दर्द गोली लगने से भी ज्यादा होता बहुत पेनफुल होता है फिर इसका दर्द, है, बहुत मतलब पेनफुल, ऐसे लगता है इसमें। जैसे हाँ। किसी ने आपकी हड्डी तोड़ दी। बाप तो रे। ये हुआ एक्यूट अटैक। और दूसरा है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। तो इन दोनों हाँ। में बेसिक फर्क यह है कि अटैक हुआ और उसकी इमेज होती है। अगर जी इमेज में चेंजेस हैं जी। पहले दिन से ही, तो उसको क्रॉनिक कहा जाएगा। और अगर उसको 5 साल हो गए, केवल अटैक आ रहे हैं और चेंजेस कोई नहीं आए हैं, तब उसको एक्यूट कहा जाएगा। तो ये तो ब्रॉडली हो गया। अब इन दो को कई तरह की पैनक्रेटाइटिस में बदला गया है, जिनके मैं नाम लूंगा तो एक जी तरफ से सुनेंगे, दूसरी तरफ से भूल जाएंगे। 17 तरह के पैनक्रेटाइटिस अभी तक जो मेरे पास आए हैं, मैं तो उन्हीं का बोलूंगा, क्योंकि मैं कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं हूँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल से जो पेशेंट डायग्नोज होके आए, जो उनमें टाइप लिखी हुई थी, तो मैं अभी तक 17 प्रकार की पैनक्रेटाइटिस देख चुका हूँ। और जिसमें सबसे जो खतरनाक, सबसे हम्म खतरनाक, हम्म। उसका नाम है जेनेटिक हेरिडिटरी हेरिडिटरी जी पैनक्रेटाइटिस, जी आनुवंशिकी पैनक्रेटाइटिस। वो जी इन पैनक्रेटाइटिस में वो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों हो सकती है, पर उसमें इसका नाम सबसे खराब है। जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि अनुवांशिक पैनक्रियाटाइटिस, जिसे हम अंग्रेजी में जेनेटिक पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, तो उससे आपका क्या तात्पर्य है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपने ये बताया कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो जैसा कि शब्द है आनुवंशिकी, इसका मतलब हम्म। है कि ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। जी मैं अपने दिन याद करता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है, ये जी मुझे इत्तेफाकन अपने पिताजी से मिला। उन्होंने जी। एक दवा 70s के दशक में बनाई थी, जिससे वो एक पेशेंट पैनक्रेटाइटिस डिजीज का काफी एडवांस केस ठीक हुआ था। उसके बाद उनके साथ, फिर उनकी मृत्यु के बाद मैं करता रहा इसका इलाज।
तो 87 के आसपास एक लड़की मेरे पास रुड़की से आई थी और अच्छा। उसको मैंने ठीक किया, और सभी मरीज इसके ठीक होते जाते थे। तो थोड़े दिन बाद उसकी बहन को हो गई, फिर उसकी तीसरी बहन को हो गई। तब मेरे को पहली बार पता चला था, क्योंकि हमारी किताबों में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो मैंने पहली बार 3 लोगों को एक साथ देखा था। इसी जी। तरह दिल्ली में एक बैंक के मैनेजर थे, उनको पैनक्रेटाइटिस थी, और एक बड़े नामी गिरामी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने उनको मेरे पास भेजा था, वो ठीक हो गए। उनके भाई अक्सर कहते थे, वैद्य जी मुझे भी पैनक्रेटाइटिस है। तो मैं कहता था शायद आपको साइकोलॉजिकल है। और एक दिन मुझे पता चला कि शाम को उनको दर्द हुआ, सुबह तक मृत्यु हो गई। तो ये आनुवंशिकी बीमारी वो है जो अगर परिवार में किसी को है, उसके बाद उसके भाई को, 2 लोगों को हो गई है, या 3 पीढ़ी तक किसी ना किसी को हो गई है, ये बहुत घातक होती है। और इसमें से 40% लोगों को पैनक्रियास कैंसर भी हो जाता है अच्छा, अपनी कैंसर उम्र भी में। हो जाता है ये? हाँ हाँ जी, पैनक्रेटाइटिस एक तरह का पैनक्रियाटिक कैंसर का प्रीकर्सर है, जिसमें अच्छा। बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाता है, पैनक्रेटिक कैंसर। तो पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है, जैसे बहुत सारी सूजन होती है, उनका जी। इलाज हो जाता है, पर जी। पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी सूजन है, वो बिल्कुल रुकती नहीं है। जैसे चीन की फौज होती है ना, वो एक बार निकल गई तो निकलती रहती है, क्योंकि इतने सारे लोग जी। नॉन हाँ, स्टॉप। हाँ, हाँ। हम जी। 1962 की कहानी पढ़ते थे कि चीनी तलवार की धार खत्म हो गई, पर उनका हाँ, आना बंद नहीं हुआ, आना बंद नहीं क्योंकि हुआ, इतने सही सारे बात है। नंबर थे। तो उसी जी। तरह पैनक्रेटाइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। ये अगर किसी को हो गई तो होती रहती है, और जान लेके ही जाती है। अमेरिका जैसे मुल्क में 55% लोग 20 साल होते होते मर जाते हैं। और मेरे पास जो अपना डेटा है, हिंदुस्तान में करीब 85% लोग ही 10 साल जी पाते हम्म। हैं। तो काफी खतरनाक बीमारी है। तो आनुवंशिकी बीमारी जो है, हेरिडिटरी बीमारी, इसमें सबसे गंभीर है। और इसमें लिखा हुआ है कि अगर 3 पीढ़ी तक ये आ सकती है, और माँ बाप से, और खासकर अगर ये पिताजी की तरफ से आती है, जी। तो ये और खराब होती है। अच्छा। हाँ जी, और इसके बारे में ढंग से पता चला था 1996 के आसपास, इसके बारे में पता चला, क्योंकि साइंटिस्ट लगातार पूरी दुनिया में इस पे काम कर रहे हैं। अभी जी। हवाई में, अमेरिका में एक जगह है हवाई, आपने नाम सुना होगा, और बिल्कुल, शूटिंग बिल्कुल। वूटिंग होती है वहां पर। हाँ, तो हाँ, हाँ। जी। वहां पर एक मीटिंग थी, अमेरिकन पैनक्रेटिक एसोसिएशन और जापान पैनक्रेटिक सोसाइटी की जी। ज्वाइंट 50वीं मीट थी, जिसमें 620 शोध पत्र गए थे, एब्स्ट्रैक्ट। उनमें 50 शोध पत्र चुने गए थे। तो उसमें उन 50 में से एक शोध पत्र हमारा भी था, और हम पूरी दुनिया से एलोपैथी के अलावा इकलौते थे, और हिंदुस्तान से भी इकलौते थे। तो हमने वहां क्या पर बात। जो अपना काम दिखाया कि जी। मेटल्स के द्वारा, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता है कि मेटल्स की कमी से ये बीमारी आज दुनिया में सिर पकड़ रही है। और पर आनुवंशिकी होते हुए भी ये दवाइयां हर तरह की पैनक्रेटाइटिस में, अगर वो इलाज के लायक है, इलाज के लायक मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर नहीं है, तो करीब करीब सभी मरीज इसके ठीक होते हैं। अच्छा। और तो आनुवंशिकी के जो पेशेंट हैं, अभी जी। तक हमारे पास करीब 50 मरीज आनुवंशिकी के आए हैं। इसमें बच्चों को ही ज्यादा होती है आनुवंशिकी। इसमें डॉक्टर एक, साहब, सॉरी, बताइए। वैद्य जी, ये ऐसी बीमारी है कि बच्चों को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो जैसा कि आपने बताया वैद्य जी कि जेनेटिक पेनक्रियाटाइटिस के बारे में बताया, तो जेनेटिक पेनक्रियाटाइटिस बाकी किस्म के जो इसके जो अलग-अलग प्रकार हैं पेनक्रियाटाइटिस के, उससे किस तरीके से डिफरेंस दोनों के बीच में है? मेरा सवाल ये है कि जेनेटिक पेनक्रियाटाइटिस बाकी प्रकार के पेनक्रियाटाइटिस से कैसे अलग है? देखिए, सिम्टम के हिसाब से कोई फर्क नहीं, सिम्टम तो वही सिम्टम होंगे। सेम है, सिम्टम सेम है। परंतु इसकी जो प्रोग्रेशन है, इसकी जो नेचुरल हिस्ट्री है, उनके जी। इलाके से बहुत खराब है। जैसे सांप काटेगा दर्द तो वही होगा, पर मरेगा कोबरा से। तो अच्छा। दर्द तो वही होगा, दर्द में कोई कमी हुँ, नहीं होगी। हुँ। परंतु इसमें पेनक्रेटाइटिस अगर जेनेटिक है, तो उसमें उनकी ज्यादा होगी। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा जी। कि करीब, ये बात है मेरे पास 2015 के आसपास की बात है, दिसंबर की।
जी। मेरे पास 2 बच्चे लाए गए हम्म। और एक बच्चा था उस समय, उसकी उम्र थी 8 साल। हम्म। आ, और एक की उम्र थी 5 साल। तो जो 8 साल वाला था, इसको जब ये 2018 में 2015 में मेरे पास आए थे, इसको 2 साल पहले पेनकेटाइटिस हुई। हैदराबाद के एक बहुत नामी गिरामी हॉस्पिटल है हैदराबाद का, जी। जिसको कि देश में अल्टीमेट कहा जाता है कि वो पेनकेटाइटिस के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं। वो हैदराबाद का हॉस्पिटल है। तो जी। वहां पर इसका इलाज चला, इसको 4 अटैक हुए। अब इत्तेफाकन देखिए कि इसी बच्चे को, इनके दूसरे बच्चे को, जिसकी उम्र कुल उस समय 5 साल थी, पहले वाले की 8 साल थी, दूसरे की 5 साल थी, हम्म। इसको भी पेनकेटाइटिस हो गई। 5 साल की और उम्र इसको में? 5 साल की उम्र में। तो बताइए। पहले 8 साल वाले को तो वो पिताजी इलाज ही कर रहे थे, और ये जी। मुस्लिम लोग थे, इनके जी। खानदान में किसी ने शराब नहीं पी थी, जी। और इससे पहले भी इनके खानदान में किसी को बीमारी नहीं, जी। किसी को बीमारी नहीं थी। तो इन बच्चों को जब ये 2015 में हुई बीमारी, और जब दूसरे को हो गई, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अब तो मामला गड़बड़ है, आपके बच्चे छोटे हैं और इनको जेनेटिक है ये, और जेनेटिक का तो इलाज कुछ है नहीं, बाकी को तो हम फिर भी संभाल लेते हैं। हम्म। तो उस हम्म। समय में वो पिताजी इतने परेशान थे, उन दोनों बच्चों को लेके मेरे पास आ गए। जी। और आज जब हम 2020 में बैठे हैं, कल ही मेरी इनसे बात हुई थी, तो एक का वजन उस समय जो था, इसका वजन आज 38 किलो हो गया है, जी। और दूसरे का 41 किलो हो गया है। मतलब जिनके इनके 20-20 किलो वजन बढ़ गए हैं तब से, बिल्कुल मासूम हो गए थे। और इस बीमारी में डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि दूध बंद हो जाता है, हम्म। पनीर बंद हो हम्म। जाता है, अंडा मांस हम्म। मच्छी, बाजार का फास्ट फूड सब बंद हो जाता है। तो मैं अपने मरीजों को थोड़ा सा मोरल बूस्ट करने के लिए कि कैसे करें, तो 19वें दिन मैं दोनों बच्चों को ले गया डोमिनोज पर। अरे वाह। और डोमिनोज पर जाके मैंने कहा इनको पिज्जा खिलाते हैं, एक एक अच्छा। उसकी स्लाइस खिलाई, हाँ। और बारबेक्यू चिकन पिज्जा मैंने इनको खिलवाया। अच्छा। तो उनके पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। मैंने कहा तुमको क्या हुआ? तो बोले वैद जी, पिछले 2 साल से हम्म। मेरी दुकान और घर के बीच में डोमिनोज पड़ता है, मैं जानबूझ के उधर से नहीं लाता था, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की जिद करती है, मैं 4 किलोमीटर घूम के आता था, और आज मेरे बच्चे मेरे सामने डोमिनोज का पिज्जा खा रहे हैं, तो मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। खुशी के आंसू है, मैं यकीन नहीं कर सकता। तो एक तरफ ये आनुवंशिकी है। तो जी। आनुवंशिकी जो जीन्स है, ये भी तब म्यूटेट होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोलिंग मिनरल्स हैं। तो जी। आयुर्वेद का जो रस शास्त्र है, जो कहता है कि सोना चांदी तांबा हमारे शरीर में जरूरी है, शायद इनकी कमी से ही हमारे जीन्स म्यूटेट होते हैं, और जैसे ही ये हमारी बॉडी में जाती हैं, ये जीन्स ऑटो रिपेयर होते हैं। तो आज ये बच्चे इतने तंदुरुस्त हैं, इतने तंदुरुस्त हैं कि अगर मैं उनकी पहली फोटो और आखिरी फोटो दिखाऊं आपको 2 साल के अंदर की, आप उन्हें जी। पहचान नहीं पाएंगे, बिल्कुल जवान हो गए। वाह जी, ये तो तो बहुत ही अच्छी बात है। 50 केस जो मेरे पास आए हैं, इनमें से जी। 35 लोग बिल्कुल ठीक होके घर में बैठे हुए हैं, 5 लोगों ने बीच में दवा बंद करी है, और 10 लोग अभी इलाज कर रहे हैं। और मैं अपने परिणामों से इतना खुश हूं, मुझे लगता है कि इतना बढ़िया काम हम जब बच्चों को जिंदगी मिलती है, इनके माँ बाप बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, जी। और बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुन के कहते हैं वैद जी जो कहेंगे वो खाएंगे, क्योंकि वो जी। कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते कि हमें मुर्गी खाने को मिलेगी, बिरयानी खाने को मिलेगी। क्योंकि जी। पेनकेटाइटिस का मतलब है कि लौकी तोरी टिंडा, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मतलब खान-पान पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत हो सकती है। और वो एलोपैथी में एलोपैथी में। एलोपैथी में एलोपैथी। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है, आयुर्वेद जी। एक ऐसा विज्ञान है जो कहता जी। है क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं। जी। हम किसी को केवल लौकी तोरी दलिए वाले वैद नहीं है, जी। हमको पता है कि पथ्य क्या है। यहाँ पर आप कभी आएंगी अगर, तो जी। हम पानी पूरी भी खिलाते हैं, हम छोले क्या भटूरे भी बात है! खिलाते हैं, हम पकौड़े भी खिलाते हैं। तो आयुर्वेद में एक होता है परहेज, एक होता है पथ्य। मौसम के हिसाब से, भूख के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, और क्वांटिटी मैटर्स। यानी कि आपको अगर छोले भटूरे तो आप 4 खा जाएंगे। तो एक वैद्य मरीज के जी। पेट के अंदर की भूख को समझ के, जैसे माता जी। होती है ना,
माता वो होती है जो मात्रा को समझे बच्चे की। तो वैद्य माता का भी काम करता है, वैद्य मरीज की मात्रा को समझता है और उसके हिसाब से हम यहाँ पर खाना खिलाते हैं। तो हम चाहें तो उसी खाने से लोगों को बीमार कर सकते हैं। जैसे अभी मोमो बने थे, तो छोटे छोटे मोमो थे, मैंने 6 खा लिए, पर पेट में और नीयत खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं तो सोचता था कि 20 खा जाऊं, पर उसे खाने के बाद वही बीमार हो जाता। जी नहीं, तो वो मेंटेन करना पड़ता है उस क्वांटिटी को। जी जी, तो वेज का मतलब नहीं है कि आप केवल वेजिटेरियन हो, क्योंकि नॉन वेज भी बुरा नहीं है, परंतु उनके कॉम्बिनेशन है, उनकी मात्राएं है, उनके टाइम है, टाइम पर खाना, कॉम्बिनेशन में खाना और क्वांटिटी में खाना, ये आयुर्वेद की। और आयुर्वेद की नहीं, मैं समझता हूँ एलोपैथी में भी इसके ऊपर बहुत सारी जानकारियां होंगी, परंतु लोग सेहतमंद रहना नहीं चाहते। जी, जैसे अभी अभी मैंने कहा कि मैंने मोमो खाए, इन्हीं मोमो को मैं 1 घंटे रखने के बाद दोबारा गर्म करके खाऊंगा तो यही जहर हो जाएगी। अच्छा। तो लोगों को शायद तंदुरुस्त रहना पसंद नहीं। जैसे आजकल कोविड के ऊपर सारी दुनिया कह रही है कि आइसोलेशन करो, मास्क लगाओ, भीड़ मत करो, पर किसी को डर लग रहा है क्या? 25,000 हो गए, 600 लोग मर रहे हैं, पर कोई नहीं काफी डर रहा सारे है। केसेस हो रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो लोग डरते नहीं। इसी तरह पैनक्रेटाइटिस बढ़ती चली जा रही है, बीमारियां। साल में 12 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है, तो इसलिए तो अभी कोविड के मरीज भी नहीं हुए हैं। हर रोज 4,000 लोगों को कैंसर होता है, अभी कोविड ने उसको सुपरसीड किया है। परंतु लोग अपने को तंदुरुस्त रखना नहीं चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए आपके पास आते हैं वैद्य जी। तो मेरा अगला सवाल है आपसे कि जेनेटिक, जैसे कि नॉर्मल पैनक्रेटाइटिस का जो डायग्नोसिस होता है, वो आपने हमें बताया कि सीटी स्कैन है और अलग-अलग टेस्ट होते हैं। तो उसी तरीके से अगर जेनेटिक पैनक्रेटाइटिस का डायग्नोसिस करवाना हो, तो वो कैसे होता है? देखिए, पहला डायग्नोस तो यह है कि अगर 3 पीढ़ी तक उसकी हिस्ट्री मिल रही है डॉक्टर्स को, तो वो जेनेटिक में आ जाता है, या सिबलिंग्स में है उनको मिल जाएगा। अदरवाइज इसका एक जेनेटिक म्यूटेशन टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं CTRC जीन, CTRC जीन। और इसके टेस्ट होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन टेस्ट चाहिए, जिससे कि डॉक्टर लोग करते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो जीन पॉजिटिव होते हुए भी पैनक्रेटाइटिस होगी ऐसा पक्का नहीं है। अच्छा। और कई बार खानदानी ये बीमारी होती है और जीन मिलता भी नहीं। तो बड़ी कंट्रोवर्सी है इसमें कि जीन होते हुए भी पैनक्रेटाइटिस नहीं होगी, और खानदान में पैनक्रेटाइटिस होते हुए भी जीन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इसके बारे में भी नहीं कह सकते। परंतु जो अनुभवी डॉक्टर हैं, वो अगर किसी परिवार में 3 पीढ़ी तक इस केस को होते हुए देखते हैं या सिबलिंग्स में देखते हैं, तो उसको जेनेटिक बोल देते हैं। और इसके साथ सपोर्टिव में एक जेनेटिक म्यूटेशन टेस्ट है, जिसको कराया जाता है। अब जरा हमें पैनक्रेटाइटिस के इलाज के बारे में बताइए। इसका इलाज किस तरीके से हो सकता है, खासकर आयुर्वेद में? आयुर्वेद में इसका इलाज कितना कारगर साबित हो रहा है? जी, मैं दोनों ही बता देता हूँ कि अगर जब इसका अटैक होता है, तो उसको इतनी उल्टियां और दर्द होती है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद इमरजेंसी में ले जाया जाता है। वहां पर उसको ड्रिप लगा दी जाती है और 3 दिन तक मुंह से पानी भी नहीं देते, और उसको फिर एंजाइम्स, पेन किलर, एंटीबायोटिक, विटामिन ये सब दिए जाते हैं। और फिर जब वो सेटल हो जाते हैं, तब उनको थोड़ा लिक्विड वगैरह दी जाती है, और लाइफ लॉन्ग एंजाइम्स और फैट फ्री, प्रोटीन फ्री डाइट इनको दी जाती है। पर ये अटैक आते ही रहते हैं, कोई नहीं कह सकता कि इसको दोबारा अटैक आएगा नहीं। तो जब ये मरीजों को बार बार बीमारी होती रहती है, तब वो दाएं बाएं देखते हैं। अब क्योंकि हमारे पास थोड़ा नाम है, नाम इसलिए है कि हमारे पास ये बीमारी लगातार ठीक हो रही है। और मेरे पास जो इसका इलाज है, वो कॉपर से बनी हुई दवा है, जो आयुर्वेद के रसशास्त्र पे आधारित है। इसको बनाने में 3 साल लगते हैं, और मरकरी भी जहर है, कॉपर भी जहर है। इसको हम बनाते हैं। इसके साथ इस दवा को बहुत ही थोड़ी मात्रा दी जाती है, 3.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज कैलकुलेट करके दिन में 3 बार दी जाती है। मैं वही पूछना चाह रही थी कि आप इसका इलाज इसका इलाज कैसे करते हैं, मैं वही पूछना चाह रही थी। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि इसकी उस दवा का नाम अमर है, जो मेरे पिताजी ने रखा था। और ये दवा जब बन जाती है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के साथ हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया,
तब हमने जी। देखा कि जो दवा बन गई है इसके अंदर कॉपर, मरकरी, सल्फर फ्री फॉर्म में बिल्कुल नहीं होते हैं। ये एक मिनरल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, 10-12 मिनरल्स बन जाते हैं, जिसका पेटेंट हम फाइल कर चुके हैं। तो वह इसका फार्मूला। तो इसको 3.5 mg पर केजी बॉडी वेट से मरीज को मलाई के साथ देते हैं। तो अच्छा। पैनक्रेटाइटिस के मरीज जब हमारे पास आते हैं वो डर जाते हैं कि डॉक्टरों ने तो हमारा दूध बंद किया हुआ है और और आप वैद्य जी मलाई आते के पहली साथ पुड़िया, वो भी पहली पुड़िया। परंतु बताइए। अब क्योंकि नाम है, अस्पताल है, तो डरते नहीं है क्योंकि बाकी मरीज भी वहां पर पहले से होते हैं। तो जी। हम इनको एक बैलेंस डाइट देते हैं, 3 टाइम नाश्ता, 3 टाइम खाना, करीब 2000 से 2200 कैलोरी देते हैं। उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब दिया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है आराम। हम्म। दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर हम मरीजों को 4 महीने बिल्कुल आराम देते हैं, क्योंकि ये सूजन बैठने से, खड़े होने से, दौड़ने से और हैवी एक्सरसाइज करने से होती है। और तो अच्छा। उसको पूरी तरह से आराम देते हैं। टाइम पर उनको सोना होता है, 10 बजे सोते हैं, 6 बजे उठते हैं। और शुरू के 21 दिन ये लोग मेरे जो अस्पताल है उधम सिंह नगर के एक देहात क्षेत्र में, 25 कमरों का मेरा अस्पताल है। यहाँ पर अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की रसोई। तो बहुत ही स्वाद वाला खाना खिलाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कितने आप कितने अनुवांशिक पैंक्रियाटाइटिस के मरीजों को मरीजों का इलाज आपने किया है? मैंने बताया भी आपको कि टोटल 50 पेशेंट मेरे पास इस बीमारी आनुवंशिकी पैंक्रेटाइटिस के आए हैं, जी। जिनमें से 35 लोग बिल्कुल ठीक होके अपने घर में बैठे हुए हैं। जैसे मैंने मिसाल दी थी हैदराबाद के 2 बच्चों की। 5 जी। मरीजों ने बीच में ड्रॉप आउट हो गए, किसी वजह से उन्होंने इलाज छोड़ दिया। जी। और 10 लोग अभी मेरे इलाज में हैं। ये है जी। आनुवंशिकी पैंक्रेटाइटिस का डेटा। पर ओवरऑल करीब 1000 मरीजों का आंकड़ा हमारे होने जा रहा है, जिनमें से 70% पेशेंट जिन्होंने 1 साल का इलाज पूरा किया है, वो पिछले 23 सालों से बिल्कुल रोग मुक्त होके जी रहे हैं। बहुत बढ़िया वैद्य जी। तो क्या आपने जैसे हैदराबाद का एक केस बताया, तो क्या और कोई केस है जिसे आप मिसाल के तौर पर पेश करना चाहेंगे? मेरे पास तो केसों की भरमार है और वो केस अपने बारे में अपने आप ही बोलते हैं। अभी एक लड़का है दिल्ली में, लड़का क्या, अब तो आदमी है क्योंकि 2 बच्चों के पिताजी हैं वो। तो अच्छा, अच्छा। उनको और प्योर अग्रवाल थे वो, जिंदगी भर घर की रोटी सब्जी खाने वाले। अग्रवाल लोग तो वैसे भी जरा कंजूस होते हैं ना, खाने पीने में खर्चा नहीं करते हैं। वो तो तो वो खूब घर में ही खाना मीठा खाते और थे। जी। जी। तो उनको ये बीमारी हुई और उनका हाल अच्छा। ये था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पास ही रहते थे, वहीं पे डायग्नोज हुआ था। तो हुँ। अस्पताल से घर आते थे और 1 हफ्ते के बाद दोबारा चले जाते। तो दिल्ली में कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं था जो उन्होंने छोड़ा हो। कभी हुँ। कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो एक दिन उनका भाई मेरे पास आए, मैं उन दिनों धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट था। तो फिर रिपोर्ट लेके आए। मैंने कहा भाई जब ये चला जाएगा तब आओगे क्या? हुँ। क्योंकि उसको तो बोले जी अस्पताल से निकले तब आपके पास आए। तो ऐसी हालत में वो मेरे पास लेके आए आज से करीब 6-7 साल पहले। अच्छा। और जिनको 17-18 अटैक हुए थे, वो आज हुँ। बिल्कुल रोग मुक्त होके बैठे हैं। तो अब क्योंकि मैं अपने साइंटिफिक आंकड़े पेश करता रहता हूँ, अभी अमेरिका में पेश करके आया था और रिसर्च पेपर भी हैं, तो नंबर भी बहुत बढ़ गया है। पर इतने सारे किस्से मेरे पास मौजूद हैं और जो उनकी कंडीशन थी, जिस कंडीशन में वो यहाँ पर आते हैं और जैसी उनकी हो जाती है। अभी एक डॉक्टर साहब आए हुए थे मेरे पास जामनगर से, उनका 5 महीने में 32 किलो वजन कम हुआ। इसी तरह केस मेरे को याद है, 23 साल पहले मैंने अपने आंकड़े बनाने की शुरू किए। तो जी। 97 में एक लड़का मेरे पास आया था, उस समय उसकी उम्र थी 19 साल। अच्छा। और उसको 1 साल के दरमियान में 7 अटैक आए। 7 अटैक मतलब पेट में दर्द होता था, शिद्दत के साथ उल्टी आती थी, हॉस्पिटल ले जाते थे, एडमिट होते थे। तो दिल्ली के एक बड़े मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो मेरी एक दवा पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने उस केस को मेरे पास भेजा। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन डॉक्टर साहब ने फिर दूसरा मरीज मेरे पास नहीं भेजा और वो मरीज 23 साल से बिल्कुल ठीक। अच्छा। तो ये केस मुझे बिल्कुल। इसलिए याद है कि वो मरीज इतना ठीक हुआ, इतना हुँ। ठीक हुआ कि डॉक्टर ने मरीज भेजना ही छोड़ दिया। लेकिन आपने बहुत सही बात कही कि अगर
एलोपैथिक और आयुर्वेद अगर दोनों मिलके इस चीज को करें तो न जाने कितने सारे पेशेंट्स की जान बच सकती है, और ये एक नोबल कॉज होगा, नोबल एक नोबल रीजन होगा जिसकी वजह से कितने सारे लोग ठीक हो सकते हैं। एक मामूली सा पेट दर्द होता है वैद्य जी, तो हम एक सिंपल सी दवाई ले लेते हैं, डाइजीन ले लेते हैं या फिर जेलुसिल ले लेते हैं या अजवाइन खा लेते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है और अगले दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपने पैंक्रियाटाइटिस के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी वैद्य जी, और हमें उम्मीद है कि आपकी ये जानकारी लाखों लोगों तक पहुंचेगी और बहुत सारे लोग जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें भी इससे फायदा होगा। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए वैद्य जी बहुत बहुत शुक्रिया।